हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेट 4 करेंगे सेल बायोलॉजी का। और इसमें जो है आपका थियोरी क्लासेस भी हो गई हैं, सेल बायोलॉजी की हो गई हैं और सेल डिवीजन की भी हो गई हैं, सेल साइकिल रेगुलेशन की भी हो गई हैं उसमें। और आपका लास्ट क्लास जो है उस टॉपिक में जो है वो है आपका सारे जो एंजाइम है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है। इसके क्लासेस होने हैं आपके और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन हम आज क्वेश्चन करेंगे कुछ एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम और रैंडम क्वेश्चन जो पूछते हैं आपके परीक्षाओं में वो हम करेंगे क्वेश्चंस, ताकि आपके सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम यूजर आईडी है, इस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आप जाके प्रैक्टिस इस पे मारिएगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करके फिर आप यहाँ पे आपको क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेंगे आपको। 10 क्वेश्चंस डेली मिलेंगे। जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करते जाएंगे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देती जाऊंगी उसमें, तो आप उसको प्रैक्टिस को उसको मारते जाइएगा। आपको किक भी मिलेगा और मजा भी आएगा और रिवीजन भी होता जाएगा। आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे फिर वहां भी आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी इसमें। तो आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर आप प्रैक्टिस इसको करेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज क्या देखते हैं, क्या नया है आज के क्वेश्चंस में। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये सेशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट वन, द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ। राइबोसोम्स की संरचना होती है, राइबोसोम्स की संरचना किससे मिलकर बनी होती है बताइए। इसमें चारों हम ऑप्शंस देखेंगे, डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड अमीनो एसिड, आरएनए एंड डीएनए। ये बताइए क्या होता है। डीएनए एंड प्रोटीन नहीं, डीएनए एंड प्रोटीन से नहीं बन के मिलके बना होता है। आरएनए एंड अमीनो एसिड से भी नहीं मिलके बना होता है। आरएनए अमीनो एसिड से भी मिलकर बना नहीं होता है। आरएनए और डीएनए से भी मिलकर नहीं बना होता है। ये बना होता है आरएनए एंड प्रोटीन से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया आरएनए एंड प्रोटीन्स। इसका सही आंसर हो गया आरएनए एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम्स मुख्यतः जो है आरएनए एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। राइबोसोम्स सेल की सबसे छोटी ऑर्गेनेल है, ठीक है। सबसे छोटा कोशिकांग है ये सेल का, और ये जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है राइबोसोम, ठीक है। बस ये आरबीसी में नहीं पाया जाता। राइबोसोम जो है आरबीसी सेल्स में नहीं पाई जाती, ठीक है। राइबोसोम्स आरबीसी में नहीं होती है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल में नहीं पाई जाती हैं राइबोसोम। ये याद रखिएगा, क्या पता ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे आपके एग्जाम में कि राइबोसोम किस में नहीं पाया जाता है। तो आपको ऑप्शंस दे देगा कई सारा, उसमें होगा आपका आरबीसी। तो आप आरबीसी पे टिक करके चले आएंगे। जैसे ये एक क्वेश्चन आपको मैं करा रही हूँ, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं, बट आरबीसी में नहीं पाई जाती, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, आरबीसी में नहीं पाई जाती हैं राइबोसोम। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, अब हम इनको चारों ऑप्शंस देखेंगे इसमें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, शुगर। तो बताइए एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर कार्बोहाइड्रेट, नो, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, फैट भी नहीं होता, शुगर भी नहीं होता। एंजाइम क्या होता, प्रोटीन होता है। एंजाइम प्रोटीन होता है, ठीक है। तो एंजाइम जो है ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम संरचनात्मक रूप से प्रोटीन होते हैं, स्ट्रक्चरली प्रोटीन होते हैं ये, ठीक है। और इसमें इसका संश्लेषण जो है प्रोटीन का कौन करता है, राइबोसोम करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है,
राइबोसोम करता है, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। और जब राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है तो किसी एंजाइम को सक्रिय होने के लिए फैक्टर्स की जरूरत होती है। वो फैक्टर्स जो है ये एंजाइम या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है या कोफैक्टर होता है, ठीक है। इसमें प्रोस्थेटिक समूह होता है या कोफैक्टर होता है जो कि एंजाइम को सक्रिय करता है, ठीक। तो एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये आपको याद होगा। एंजाइम प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से बना नहीं होता, फैट से बना नहीं होता, शुगर से बना नहीं होता, ये बना होता है प्रोटीन से, ठीक है। और प्रोटीन की संश्लेषण कहाँ होती है? प्रोटीन का राइबोसोम पे, ठीक। तो एंजाइम बना होता है प्रोटीन से। एंजाइम इनहांसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाई, एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। चारों ऑप्शन देखेंगे हम इसमें, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम पीएच, अनुकूलतम पीएच देकर, रेजिंग द टेम्परेचर, तापमान बढ़ाकर, और लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को घटाकर, प्रोड्यूसिंग एटीपी, एटीपी उत्पादित करके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा बताइए? प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम पीएच बिल्कुल भी नहीं, ऑप्टिमम पीएच देकर के एंजाइम इनहेंस नहीं करता केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। रेजिंग द टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं, टेम्परेचर बढ़ाकर भी इसका केमिकल रिएक्शन को ये इनहेंस नहीं करता। लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, यस, यही इसका सही आंसर है। प्रोड्यूसिंग एटीपी ये भी नहीं है। सही आंसर इसका लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनहेंस करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब एक्टिवेशन एनर्जी किसी किसी रिएक्शन में क्या होती है कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत अधिक होती है, इसकी ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो वहां पे रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है, वहां पे केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या करता है ये एंजाइम, क्या करता है यहाँ पे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की ऊर्जा को कम कर देता है, लोअरिंग कर देता है, लो कर देता है इसकी एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। तब यहाँ पे क्या जो केमिकल रिएक्शन है वो अचानक से बढ़ जाती है। केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है जब हम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, लोअरिंग कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, तब एंजाइम जो है इसको इनहांस कर देता है। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन इनहांस हो जाती है, केमिकल रिएक्शन तेजी से होने लगती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की ऊर्जा को हम कम लोअरिंग नहीं करेंगे, ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम होना पड़ेगा, तभी केमिकल रिएक्शन तेजी से होगा, नहीं तो वही स्टक रुक जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो क्या करता है एंजाइम? लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देन एनहांस द केमिकल रिएक्शन, तब इस केमिकल रिएक्शन के रेट को तेजी लाता है, इसमें इनहांस करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बॉन्ड बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मस्ट बी, एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के बीच के आबंध होने चाहिए। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच कैसे बंध होने चाहिए, कैसे बॉन्ड होने चाहिए, ये बताइए। ऑप्शंस हम देखेंगे इसमें, वीक एंड लॉन्ग लिव्ड, वीक एंड शॉर्ट लिव्ड, वीक एंड लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लिव्ड, स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। तो वीक और लॉन्ग लिव्ड नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लिव्ड भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट लिव होगा ही नहीं। स्ट्रॉन्ग तो आप हटा दीजिए, स्ट्रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके बीच के बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं, तो रिएक्शन होगा कैसे, ठीक है। जब बॉन्ड टूटेंगे, रिएक्शन, व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन जब बॉन्ड टूटता है तभी तो रिएक्शन होता है। तो जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा? तो बॉन्ड टूटने के लिए बॉन्ड को वीक होना पड़ेगा, तो जहां भी स्ट्रांग है उसको हम कट डाउन करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग लिव्ड तो होना ही नहीं चाहिए, लॉन्ग लिव्ड रहेगा तो हमारा रिएक्शन ही नहीं होगा, फिर मतलब क्या है केमिकल रिएक्शन का?
उसके लिए शॉर्ट लिव्ड चाहिए। तो जहां लॉन्ग लिव्ड आता है या जहां स्ट्रॉन्ग आता है उस ऑप्शन को हम कट करके निकल जाएंगे। हम हमेशा उसी ऑप्शन को टिक करेंगे इस क्वेश्चन में जहां पे वीक होगा और शॉर्ट लिव्ड होगा। तो इसका सही आंसर यही होगा, वीक एंड शॉर्ट लिव्ड, दुर्बल एवं अल्पकालिक। ठीक है, जब ये दुर्बल होगा, कमजोर होगा और शॉर्ट लिव्ड होगा, कम समय के लिए होगा, तभी यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का ये बॉन्ड जब ऐसा होगा तभी बॉन्ड टूटेगा और केमिकल रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो इसके लिए कैसा होना जरूरी है बॉन्ड का, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बॉन्ड का, वीक और शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर है, वीक और शॉर्ट लिव्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज, एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है, एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है बताइए। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप, विटामिन, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, यही इसका सही आंसर होगा। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, एंजाइम प्रोटीन और नॉन प्रोटीन भाग का बना होता है, एंजाइम हमेशा नॉन प्रोटीन और प्रोटीन भाग का बना होता है। ठीक है, ये हो गया एंजाइम। एंजाइम किसका बना होता है, नॉन प्रोटीन और प्रोटीन भाग का। ठीक है, तो जो प्रोटीन भाग होता है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, जो प्रोटीन भाग होता है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन भाग होता है इसमें बहुत सारे कोफैक्टर होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे कोफैक्टर होते हैं जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है आपका, और मेटल आता है, आयन आता है। ठीक है, इसमें जो आपका एंजाइम के नॉन प्रोटीन भाग में यही आता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है, और प्रोटीनेशियस भाग में आपका आता है एपो एंजाइम। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि एंजाइम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, जो कि हमने क्वेश्चन देखा सबसे फर्स्ट नंबर का। देन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एंजाइम दो प्रकार के उससे बना होता है आपका, प्रोटीनेशियस नॉन प्रोटीन भाग से और प्रोटीन भाग से मिलकर बना होता है एंजाइम। नॉन प्रोटीन भाग होता है उसको बोलते हैं हम, उसमें कोफैक्टर्स होते हैं, कोफैक्टर में आपका यहाँ आ गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और प्रोटीन भाग में आपका आ गया एपो एंजाइम। प्रोटीनेशियस भाग में एक ही होता है एपो एंजाइम उसको बोलते हैं। ठीक है, और नॉन प्रोटीन भाग में कोफैक्टर्स होते हैं जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप आ गया, आयन आ गया इसमें। ठीक है, बहुत सारे कोएंजाइम्स आ जाते हैं और यहाँ पे मेटल आयन में बटा होता है ये। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, नॉन प्रोटीन इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, और प्रोटीनेशियस पार्ट इज अ एपो एंजाइम। हाँ, एंजाइम का प्रोटीनेशियस पार्ट एपो एंजाइम होता है, ये आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान से, कई बार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा तभी ये आपको याद होगा, नहीं तो आप इसमें जाकर के कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोटीनेशियस पार्ट क्या है और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रोटीनेशियस पार्ट को हम एपो एंजाइम बोलते हैं, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें TPN स्टैंड्स फॉर, TPN का अर्थ क्या है, ये फुल फॉर्म पूछ लिया है आपका। ठीक है, जैसे कभी कभी ATP का फुल फॉर्म पूछ देता है, TPN का फुल फॉर्म पूछ देगा आपका। ठीक है, ADP का पूछ देगा, ये सब पूछता रहता है क्वेश्चन। तो आप इसको देखेंगे, ऑप्शंस आप देखेंगे, ट्राइफॉस्फोन्यूक्लियोटाइड, पहला है ट्राइफॉस्फोन्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल भी नहीं, ट्राइफॉस्फोन्यूक्लियोटाइड तो होता ही नहीं है। टेट्राफॉस्फोपिरिडिन न्यूक्लियोटाइड, ये भी नहीं होता। ठीक है, ट्राइफॉस्फोपिरिडिन न्यूक्लियोटाइड, ट्राइफॉस्फोपिरिडिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये आपका सॉरी, ये आपका टेट्राफॉस्फोन्यूक्लियोटाइड है, पिरिडिन न्यूक्लियोटाइड है, आपका ट्राइफॉस्फोन्यूक्लियोटाइड, यही आपका सही आंसर होगा, ट्राइफॉस्फोपिरिडिन न्यूक्लियोटाइड। फिर यहाँ पे आ जाइए ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ये भी नहीं होगा आपका, ये भी गलत आंसर है। ये आपका
सही उत्तर हो जाएगा ट्राइफॉस्फोपिरिडिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहाँ पे तो इसको यही बोलते हैं ट्राइफॉस्फोपिरिडिन न्यूक्लियोटाइड। आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें ट्राइफॉस्फो न्यूक्लियोटाइड होगा नहीं, टेट्रा होगा नहीं यहाँ पे, और ट्राइफॉस्फोपिरिडिन न्यूक्लियोटाइड होगा, ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको आप 2-3 बार देख लीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रेफाइड्स किसके बने होते हैं? रेफाइड्स किसके बने होते हैं बताइए। रेफाइड्स जो होते हैं ये पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में जो है, ये कोशिका द्रव्य में बहुत खनिजों के क्रिस्टल पाए जाते हैं, जो कि आपने देखा था बहुत सारे क्रिस्टल पाए जाते हैं उसमें, प्लांट सेल्स जब हमने पढ़ा था उसमें। ठीक है, फिलामेंट्स लाइक ऐसे स्ट्रक्चर पड़े होते हैं, तो उसमें जो है वो पाए जाते हैं, उसको रेफाइड्स बोलते हैं। रेफाइड्स 2 तरह के होते हैं, एक आपके होते हैं रेफाइड्स और एक आपके होते हैं सिस्टोलिथ। ठीक है, जो बहुत सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में, तो उसमें रेफाइड्स होता है, एक सिस्टोलिथ होता है। ठीक है, तो रेफाइड्स जो होता है वो आपके निडिल लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, और जो सिस्टोलिथ होता है वो आपका होता है, वो आपका बना होता है अंगूर के, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उस तरह का बना होता है। ठीक है, तो जो रेफाइड्स होते हैं वो आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट से बने होते हैं, और जो सिस्टोलिथ होता है वो आपका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, वो आपका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम ऑक्सलेट। जो रेफाइड्स होते हैं वो आपके कैल्शियम ऑक्सलेट से बने होते हैं। ठीक है, जो आप देख रहे हैं आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो रेफाइड्स जो होते हैं वो निडिल लाइक स्ट्रक्चर से, ऐसे निडिल लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल्स में। ठीक है, प्लांट सेल्स में। और जो सिस्टोलिथ होता है वो गुच्छे, अंगूर के गुच्छे के ऐसे होते हैं, ये आपके बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो जो सिस्टोलिथ होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जो रेफाइड्स होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। ये दोनों क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि रेफाइड्स होता है, दूसरा सिस्टोलिथ होता है। रेफाइड्स आपका बना होता है कैल्शियम ऑक्सलेट से, और आपका जो होता है, जो सिस्टोलिथ होता है वो आपका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, जो कि अंगूर के गुच्छे के आकार के होते हैं, जो कि प्लांट सेल में पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्सलेट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेफाइड्स होते हैं, कैसे होते हैं? आप क्वेश्चन आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने इसको देख लिया है। तो आप चारों ऑप्शन देखेंगे, निडिल शेप क्रिस्टल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सलेट, बिल्कुल भी नहीं, मैग्नीशियम ऑक्सलेट निडिल शेप होता है, बट मैग्नीशियम ऑक्सलेट का नहीं बना होता है। ये आपको पता है किस चीज का बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का। निडिल शेप क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल भी नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का भी नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। निडिल शेप क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, एग्जैक्टली यही सही आंसर है इसका, निडिल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, और ये आंसर मिल गया, तो ये तो नहीं होएगा। तो ये आपका हो गया क्या? निडिल शेप क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। जो आपने देखा रेफाइड्स कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, निडिल शेप क्रिस्टल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एटीपी इज, पूछ दिया क्या होता है एटीपी, क्या है? तो चारों ऑप्शंस को हम देखेंगे, एन एंजाइम विच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन, एक एंजाइम जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, नहीं, ऑक्सीकरण नहीं होता है। एक हार्मोन, बिल्कुल भी नहीं, ये भी आपको पता है, हार्मोन नहीं है, ना कि इससे ऑक्सीडेशन होता है। अ मॉलिक्यूल विथ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु। ठीक है, अ मॉलिक्यूल विथ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, यही इसका सही उत्तर है। अब प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये फॉस्फेट का
एक ये फॉस्फेट बॉन्ड होता है जो कि हाई एनर्जी होता है, और इसी फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ के हमें 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, फॉस्फेट के 3, जो कि हाई एनर्जी कंटेन होते हैं, हाई एनर्जी कंटेन, ठीक है। इसको बोलते हैं एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेप्टाइड सिंथेसिस इन अ सेल ऑकर्स इन, पेप्टाइड सिंथेसिस किस में होती है, बताइए। पेप्टाइड सिंथे कोशिका में पेप्टाइड का संश्लेषण किस में होता है, कोशिका में पेप्टाइड का संश्लेषण किस में होता है। तो इसके चारों आंसर को हम देखेंगे, चारों आंसर को हम देख लेंगे कि पेप्टाइड का संश्लेषण किस में होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है न्यूक्लियस, ठीक है। तो कोशिका में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ये जो कोशिका में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में, जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तब पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है, ठीक है। और ये एक दूसरे से जुड़कर पेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं, और अमीनो अम्ल की तरह ये प्रकार की श्रृंखला अलग होकर प्रोटीन अणु का निर्माण करती है। ये एक प्रकार की श्रृंखला बनाते हैं। तो ये पेप्टाइड सिंथेसिस सेल ऑकर्स इन राइबोसोम, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है आपकी, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तब पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है आपका राइबोसोम में, ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम में। तो इसका सही आंसर हो गया राइबोसोम, ठीक है, सही आंसर हो गया राइबोसोम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। Which of the following is called प्रोटीनेशियस पिगमेंट, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन युक्त वर्णक कहा जाता है। तो इसको आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन है इसके, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोबिलिन और कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोबिलिन और कैरोटीनॉइड, ठीक है। तो फाइकोबिलिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन कुछ एल्गी में पाया जाता है जो कि इस प्रकाश को अवशोषित करके और खाना बनाने का काम करता है, जैसे आपका क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि यही काम करता है, सूर्य से प्रकाश को लेता है, फिर उसको केमिकल एनर्जी को चेंज करता है, ठीक है। तो आपका उसमें भी जो एनर्जी मिलती है वो खाना बनाने का काम करती है पौधों के लिए। तो वही यहाँ भी होता है फाइकोबिलिन, ठीक है। फाइकोबिलिन जो होता है वो यही काम करता है, प्रकाश लेता है और ये प्रकाश लेकर के और यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट करता है जो कि खाना बनाने का काम करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका फाइकोबिलिन, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is essential for DNA synthesis and cell division? निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है, बताइए। कौन सा कोशिका विभाजन के लिए, कौन सा एसेंशियल डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन के लिए आवश्यक है। तो आप ऑप्शंस को देखेंगे, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और फॉलिक एसिड। बताइए, ये आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं तो शायद ये आपको पूरी तरह पता हो क्या होता है, आप बार बार एक ही चीज को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम सही आंसर देखेंगे कि इसका सही आंसर होता है फॉलिक एसिड।
ये एक प्रकार का विटामिन बी टाइप का एंजाइम, विटामिन बी का एक पार्ट होता है फॉलिक एसिड, ठीक है। विटामिन बी समूह का विटामिन है ये, और ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिक हो जाता है इंसान, ठीक है, एनीमिया हो जाता है। जब रेड ब्लड सेल्स बनेगा नहीं तो एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एनीमिया आपने पढ़ा होगा इस बीमारी को। तो फॉलिक एसिड वही है, फॉलिक एसिड जो है इसका सही आंसर होगा, जिसमें कि एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है फॉलिक एसिड, ठीक है। फॉलिक एसिड एक जो है कि लाल रुधिर कणिकाओं को बनाने का काम करता है, जिससे एनीमिक नहीं होने के चांसेस होते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर बने रहेंगे शरीर में हमारे, तो हम एनीमिक नहीं होंगे, ठीक है। हमारे अंदर खून की भरपूर मात्रा रहेगी, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। Which enzyme catalyze the breaking up of linkage C, CN, etc. कौन सा एंजाइम CC तथा CN बंध को टूटने को उत्प्रेरित करता है, बताइए कौन सा एंजाइम है। ऑप्शन देखेंगे, हाइड्रोलेजेस, ऑक्सीडेजेस, डेस्मोलेजेस, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा बताइए इसमें। हाइड्रोलेजेस इसका सही आंसर है, ठीक है। हाइड्रोलेजेस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। तो इसमें हम देखेंगे आपका कि हाइड्रोलेजेस एंजाइम ईस्टर पेप्टाइड, ग्लाइकोसिटिक आदि CCCN इत्यादि बंधों को तोड़ने का काम करता है, और ये जल में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल समूह की सहायता से इन बंधों को तोड़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन से ये की सहायता से जल में इन बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो ये हाइड्रोलेजेस एंजाइम जो है इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। Some enzymes have cofactor bound to its protein portion. The protein portion is called, this protein portion is called, कुछ एंजाइम के प्रोटीन भाग से सहकारक बंध होते हैं, सहकारक बंधे होते हैं, कोफैक्टर जिसको बोल रहे हैं हम, यह प्रोटीन भाग कहलाता है। यह प्रोटीन भाग क्या कहलाता है, बताइए यह प्रोटीन भाग क्या कहलाता है। तो मैंने अभी हमने जो क्वेश्चन किया कि एंजाइम के प्रोटीनेशियस एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट को कहते हैं हम एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसमें कोफैक्टर होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, आयन, मेटल, ये सारी चीजें होती हैं, उसमें डिवाइड होता है। तो प्रोटीन पार्ट को हमने क्या कहा था वहां पे, एपो एंजाइम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीधे आपको मिल गया एपो एंजाइम। प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम, ठीक है। तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में ही इसका विश्लेषण दिया था कि प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रोटीनेशियस पार्ट जो होता है वो एपो एंजाइम होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा केमिकल नेचर ऑफ सिल्केज। आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि सिल्क क्या है, बताइए सिल्क का केमिकल नेचर क्या होता है। सिल्क का, तो सिल्क आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बाकी बहुत क्वेश्चनों में सिल्क पूछा गया है। तो सिल्क एक फाइब्राइन प्रोटीन का बना होता है। तो सिल्क क्या है, इसमें प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे लिपिड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, काइटिन नहीं है। तो केमिकल नेचर जो होता है वो सिल्क का वो प्रोटीन होता है, क्योंकि ये फाइब्रोइन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। सिल्क जो होता है ये फाइब्रोइन प्रोटीन का बना होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन का बना होता है सिल्क, ठीक है। फाइब्रोइन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड द सिल्क इज अ केमिकल नेचर ऑफ सिल्क इज प्रोटीन, ठीक है। केमिकल नेचर जो होता है सिल्क का वो होता है प्रोटीन। कहीं भी पूछ देगा आपको क्वेश्चन, इवन आपने बहुत एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आपने क्वेश्चन देखा होगा कि सिल्क क्या है, सिल्क क्या है, सिल्क क्या है। तो सिल्क वो बोलता है लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है। तो आपका क्या है, ये सिल्क क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसको कि सिल्क इज अ प्रोटीन, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। देयर मैन गेट्स किल्ड बाय साइनाइड बिकॉज इट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ, मनुष्य की साइनाइड द्वारा मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह कार्य को प्रभावित करता है। मनुष्य जब साइनाइड से इनकी मृत्यु हो जाती है
तो कहाँ प्रभाव पड़ता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है? तो हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हीमोग्लोबिन पर, इम्यूनोग्लोबिन पर, थ्रोम्बिन पर। बताइए किस पर ये अफेक्ट करते हैं? जब मेन में साइनाइड से इनकी मृत्यु होती है तो किस पर ये करते हैं? मतलब अफेक्ट से, किसके अफेक्ट से ये मर जाते हैं? तो ये मर जाते हैं आपके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की सक्रियता को, मतलब ये जो साइनाइड आयन जो होता है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की सक्रियता को बाधित कर देता है, जिससे कि श्वसन प्रक्रिया में बाधा आती है हमारे, ठीक है। इसी से इंसानों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। साइनाइड, जब साइनाइड का अफेक्ट होता है तो इसमें यही होता है कि ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के ऊपर अफेक्ट डालता है और ये श्वसन क्रिया को बाधित करती है हमारे, जिससे कि मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर यही होगा कि इसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, फॉस्फोलिपिड्स आर, फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे कि एम्फीपैथिक होते हैं, एम्फीबोलिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं बताइए? फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक दोनों गुण उपस्थित होते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं एम्फीपैथिक, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्फीपैथिक। इनमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों ही गुण उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं हम एम्पीफिलिक या एम्पीपैथिक बोलते हैं। ये कोशिका झिल्ली में उपस्थित होता है और सभी लिपिड अणुओं में ऐसे गुण उपस्थित होते हैं। देखिए ये कोशिका, ये आपका किस में उपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली में उपस्थित होता है और ये सभी लिपिड्स के उसमें अणुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका दोनों नेचर होता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एम्फीपैथिक या एम्फीफिलिक, कुछ भी दोनों बोलते हैं इसमें, ठीक है। इसको हम एम्फीफिलिक भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों बोलते हैं इसको, एम्फीफिलिक या एम्फीपैथिक दोनों बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CDK एंजाइम्स आर यूज्ड टू, CDK एंजाइम आर यूज्ड टू, CDK एंजाइम को हम क्या कहते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ठीक है। CDK को हम यही बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ठीक है। ये विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो कोशिका चक्र सेल साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। हमने ये देखा था कि सेल साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? CDK एंजाइम वहां पे। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल कौन करता है? CDK एंजाइम। CDK एंजाइम को हम, CDK का फुल फॉर्म क्या होता है? साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ठीक है। तो ये सेल साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जी प्रोटीन इन सेल फंक्शन एज, जी प्रोटीन कोशिका कार्यों में जी प्रोटीन का कार्य क्या होता है बताइए? तो इसका चार ऑप्शन हम देखेंगे कि कैरियर प्रोटीन्स, एंजाइम्स को उसमें करने में, सिग्नल इंड्यूसर एंड मॉड्यूलेटर और फैसिलिटेटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिग्नल इंड्यूसर एंड मॉड्यूलेटर, सिग्नल इंड्यूसर एंड मॉड्यूलेटर, ठीक है। इसका यही कार्य होता है, कोशिका का फंक्शन होता है इसमें। ये सिंगल इंड्यूसर होता है जो कि मॉड्यूलेटर का कार्य करता है, ठीक है। सिंगल इंड्यूसर होता है, मॉड्यूलेटर का कार्य करता है इसमें जी प्रोटीन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय आइसोपिकनिक, ठीक है। आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, ठीक है। इसमें आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीकी द्वारा किसे अलग किया जाता है बताइए? किसको अलग किया जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन है, देखेंगे, सॉल्युबल प्रोटीन को, सॉल्युबल एंजाइम को, बोथ ए एंड बी को, सब सेलुलर ऑर्गेनेल को। इसका सही आंसर हो जाएगा सब सेलुलर ऑर्गेनेल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने देखा होगा, एक गोल सी मशीन होती है ऐसे, ठीक है। इसमें ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है जिसमें कि हम जैसे अगर
हमारे ब्लड के सेल्स को अलग करने हैं से तो हमारे ब्लड को भर के और उसमें ट्यूब में अंदर यहाँ पे फिल कर दिया जाता है, यहाँ पे डाल दिया जाता है और ये बहुत तेजी से राउंड बहुत तेजी से घूमता है, जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगेशन सारी फोर्स जो है सेंट्रल उस पॉइंट पे लगता है और सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें जो सब सेलुलर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स को जो है ये अलग करने के लिए किया जाता है, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ये खत्म हो गया। ठीक है, सो थैंक यू। और आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा बार बार। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाएगा, ठीक है, @श्रद्धा मैम बायोलॉजी ऐसे करके है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उससे जुड़ेंगे और वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर जाएगा। जैसे जैसे आप रिस्पांस देंगे वैसे वैसे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस जाएगा, वहां पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, वहां पे आप अगर बोलेंगे तो हम नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे और डिफरेंट टेक्निक्स और ट्रिक्स प्रोवाइड कराएंगे वहां पे आपको, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा वो। तो आप वहां पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो मेरी थियोरी क्लासेस आएंगी उसको आप देखिएगा और आपको जो है उससे क्लियर होंगे। फिर आपका थियोरी क्लास के बाद ये नेक्स्ट क्लास आपकी होती है क्या बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जितने पूछे गए हैं वो सभी आपके यहाँ पे कंप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए। ओके, सो धन्यवाद आपका।